चलिए, हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि कक्षा 9 की विज्ञान चैप्टर 1 है इसका। इसमें हम परिचय, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण, वाष्पीकरण, ये सब इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें आपको पदार्थ के बारे में बताया जाएगा कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस आधार पर पदार्थ जानते हैं। तो हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जिनका अनुभव हमें या तो देखकर पता लगा सकते हैं, फिर छूकर कुछ वस्तुओं को हम पता लगाते हैं, या साउंड को हम सुन के पता लगा लेते हैं कि वॉइस कौन सी वस्तु है जो इस तरह की वॉइस उत्पन्न करती है, यानी साउंड उत्पन्न करती है। या फिर सूंघकर हम वस्तुओं को पता लगा लेते हैं कि वस्तु किस तरह की है, अच्छी है, खराब है। अथवा अन्य घटनाओं द्वारा भी हम जांच करते हैं। उदाहरण के लिए हम मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड आदि को हम देखकर ही पता लगा सकते हैं। इन सभी का स्पर्श कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम इनको सबकी छू कर भी पता लगा सकते हैं। ध्वनि द्वारा घंटे, ढोलक आदि को पहचान लेते हैं, ऑब्वियसली, यानी जो वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं उनको हम ध्वनि सुन के ही पहचान लेते हैं। फिर कुछ वस्तुओं को हम सूंघकर जानते हैं और उनके व्यंजनों की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ सूंघकर नहीं, गलत है, सुनकर व्यंजनों की पहचान कर लेते हैं कुछ वस्तुओं की। जैसे हम बोल रहे हैं तो आप पहचान कर सकते हैं ये विज्ञान के कौन सा वर्ड है, क्या हमको बता रहा है। पेड़ पौधों की पत्तियां आदि के हिलने से वायु की उपस्थिति जान लेते हैं, यानी जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तब भी हम जान लेते हैं कि हवा चल रही है। इन सभी वस्तुओं में निम्नलिखित 2 गुण अवश्य उपस्थित होते हैं। तो उसमें क्या, जो दुनिया की वस्तुएं हैं उसमें जो 2 गुण हैं वो सभी वस्तुएं आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है, इसमें द्रव्यमान होता है। कोई भी दुनिया में वस्तु है तो उसका द्रव्यमान, तो भार होगा, उसमें कुछ वजन होगा, जिसके कारण इन्हें तौला जा सकता है। जब वजन होता है तो किसी वस्तु को तौलकर जांच सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। दूसरा है, इन वस्तुओं का आयतन होता है, यानी ये वस्तुएं कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं, जिसके कारण ये स्थान घेरती हैं, ठीक है। इनमें कोई आयतन होता है, आयतन बोल तो इनका जो कितना क्षेत्र घेरेगी, यानी कितना जगह घेरेगी, इसके आयतन कहते हैं। ये पेन है, इसका कुछ आयतन है, ठीक है, ये आयतन है इसका, ये, ठीक है, इसका साइज है, इसलिए आयतन है। ये कितनी जगह घेरेगा, इसे आयतन कहते हैं, ओके। तो ये कुछ जगह घेरेगा, जिसकी वस्तुओं को आयतन होता है वो जगह घेरती हैं। हाँ, आगे चलिए, जिसके कारण वे स्थान घेरती हैं, ऑब्वियसली। इस प्रकार की समस्त वस्तुएं द्रव्य या कह सकते हैं पदार्थ कहलाती हैं। तो ये वस्तुएं जो जगह घेरती हैं, जिनका मास होता है, मास बोले तो द्रव्यमान होता है, वे वस्तुएं या द्रव्य कहलाती हैं, ठीक है, या वस्तुएं कह लो या पदार्थ कह लो, ठीक है। कहाँ कहें द्रव्य या पदार्थ वे वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है। तो ये आपको याद रखना है, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। प्राचीन भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों का विचार था, यानी जो प्राचीन जो दार्शनिक थे, जिन्होंने अलग अलग तर्क दिए हैं कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बनता है। उन्होंने क्या 5 मूल तत्व बताए, उन्होंने इन मूल तत्वों को पंचतत्व कहा, ठीक है, पंचतत्व कहा। 5 तत्व है, वायु है पहला, फिर है पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो 5 हो गए, वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। इनका मानना है, जो प्राचीन जो महादार्शनिक है उनका मानना है कि जो दुनिया बनी है या पदार्थ बने हैं वो 5 तत्व से ही बने हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। इनका कहने मतलब चाहे उनमें जीवन हो या जीवन ना हो। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को निम्न 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो आधुनिक जो हमें हैं विज्ञानों के आधार पर, वही आपको पढ़ना है, ठीक है, विज्ञानिक के आधार पर।
पहला इन्होंने भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों को बांट दिया है, तो यही आपको पढ़ना है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। फिर इन्होंने रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों को बांटा है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस में विभाजित किया जा सकता है। तो भौतिक जो गुणधर्म है उसमें जो पदार्थ हैं या तो ठोस होंगे या फिर द्रव होंगे या फिर गैस होंगे, ठीक है। भौतिक बोलो तो हमें दूर से दिखाई पड़ जाए भौतिक, जिसे हम छू सकें, हमें देखकर पता चल जाए, जिसे हम छू सकें, ये भौतिक आधार पर वर्गीकरण हो जाएगा। तो पदार्थ का इन्होंने वर्गीकरण दिखाया गया है, इसे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पहला तो है भौतिक अवस्था के आधार पर, तो जैसा कि बताया भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस होगा, द्रव होगा या तो फिर गैस होगा। तो ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक आधार पर वर्गीकरण है। फिर रासायनिक संघटक के आधार पर है शुद्ध द्रव होगा, यानी रासायनिक में या तो शुद्ध होगा या फिर अशुद्ध होगा। अशुद्ध को यहाँ मिश्रण बोला गया है, ठीक है। आपको अशुद्ध पढ़ना है यहाँ पर, या मिश्रण भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुद्ध या फिर अशुद्ध, अशुद्ध को मिश्रण, यानी जो शुद्ध होता है उसे मिश्रण भी बोलते हैं, ठीक है। तो शुद्ध में क्या होगा, शुद्ध में होगा तत्व होगा या फिर यौगिक होगा, या फिर तत्व होगा शुद्ध में या फिर यौगिक होगा, ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तत्व यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण में समांगी होगा या विसमांगी होगा, ठीक है। समांगी बोले जो पूरी तरीके से घुल गया हो, जिसमें कण दिखाई नहीं देते हो तो समांगी, और विसमांगी जिसमें कण दिखाई दे रहे हो, पूरी तरीके से ना घुला हो, ये विसमांगी मिश्रण होगा। तो आगे चलते हैं। तो इसमें पहला कुछ ये मापक दिए गए हैं एमकेएस पद्धति में, ये आपको बाद में हम बता देंगे, ठीक है। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। वो आपको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। एमकेएस प्रणाली, एमपीएस प्रणाली, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जैसा कि हमने ये मतलब चैप्टर में दिया गया कि हमें भौतिक ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हमारे चारों ओर विद्यमान विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, वास्तव में कुछ मौलिक कणों से मिलकर बने हैं। मौलिक बोले तो जो उसका मूल कण है, परंतु ये बात उत्पन्न होती है कि इन कणों से संदर्भ में पदार्थ की प्रकृति कैसी है। ओबियसली छोटे संदर्भ में देखें कि ये प्रकृति कैसी, नेचर किसका कैसा है, ये कण किस प्रकार के हैं। ओबियसली इन प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित बिंदुओं में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये है बिंदु के आधार पर हम लोग प्राप्त करेंगे, बोले तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता पदार्थ। चारों ओर प्रत्येक वस्तु नन्हे नन्हे टुकड़ों अथवा कहें कणों से बनी है। ओबियसली कोई भी वस्तु देखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ही बनी होती है। ये जो चाहे पेन है, ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनाया गया होगा, ठीक है। प्लास्टिक के आते हैं जो पैकेट्स, उसमें बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम बहुत ही गहरा अध्ययन करेंगे, ठीक है। हमारा शरीर कणों से बना है, ओबियसली इसे सेल कहते हैं। फिर सेल में भी अलग अलग जाएंगे आप, उसमें भी आपको अंग मिलेंगे। हमारी कुर्सी, मेज और पुस्तक भी कणों से बनी है। प्रत्येक वस्तु में कणों की संख्या यद्यपि कहें बहुत अधिक बड़ी होती है। हाँ, ओबियसली कणों बहुत कण होते हैं, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, जितने छोटे कण होंगे उतने ज़्यादा होंगे। उदाहरण के लिए एक छोटी सी वर्षा की बूंद, जल बूंद से में जल के लगभग 10 की पावर 21 कण होते हैं, ठीक है। 10 की पावर 21 कण होते हैं। कण जो द्रव्य बनाते हैं इतने छोटे होते हैं कि जब हम उन्हें उच्च शक्ति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। ओबियसली इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं सकते। उन्हें बिना देखे भी हमारे पास कुछ प्रमाण हैं जो बताते हैं कि सभी वस्तुएं या सभी पदार्थ नन्हे कणों से बने हैं, ठीक है। ओबियसली कोई भी दुनिया में चीज़ बनी है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनी है। तो ये क्रियाकलाप बताया गया, जानते हैं क्रियाकलाप।
इसमें ये प्रदर्शित करना है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो क्या क्या लेना है? सामग्री 100 ml का बीकर, कांच की छड़ लेना है, चम्मच, नमक और चीनी और जल लेना है। एक 100 ml का बीकर लीजिए, बीकर को जल से आधा भरें और जल के ऊपरी स्तर पर निशान लगा दें। ठीक है, जहाँ तक भरे वहाँ पर निशान लगा दें। बीकर में थोड़ा सा नमक या चीनी मिलाकर उसे कांच की छड़ से मिलाएं जब तक कि वह घुल ना जाए। तो ऑब्वियसली हमें पानी लेना है तो उसमें नमक घोलना है। जल के स्तर को प्रेक्षण करते हैं। ठीक है, अब जल का स्तर देखते हैं कि कहाँ तक जल का स्तर गया। ऑब्वियसली हमने अलग से नमक ऐड किया है तो जल का स्तर थोड़ा बहुत बढ़ा होगा। चित्र में नमक घोलने पर नमक के कण जल के कणों के मध्य समावेशित हो जाते हैं। तो नमक या चीनी जल में घुल जाती है तथा जल के स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, जल का स्तर वहीं रह गया, बदलाव नहीं देखा गया इसमें। निष्कर्ष निकलता है तथा स्पष्ट है कि नमक या चीनी के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, अतः पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है। अच्छा, यहाँ बताया गया है कि जो नमक या चीनी घुली है वह वहाँ छोटे बोले तो जो रिक्त जगह थी कहाँ पानी के बीच, तो वहीं पर वो समा गए, बोले तो उन्होंने जगह ले ली। ठीक है, ये चीनी या नमक की जो कण थे वो घुल गए। ठीक है, तो यहाँ जो स्तर था, यहाँ देखिए, यहाँ जो स्तर था पानी का स्तर ये इतना है, इतना ही पहले, अब भी इतना ही है। ठीक है, तो ये जो खाली जगह थी पानी के बीच, मतलब ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन पानी के बीच जो खाली जगह रिक्त स्थान था वह चीनी या नमक ने ले लिया, इसलिए इसका जो लेवल है पानी का वो आगे नहीं बढ़ा, बोले तो उतना ही रह गया। फिर पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? ओबियसली हमें उत्सुकता होनी चाहिए कि कितने छोटे होते हैं तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ के कण अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ओबियसली वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख ही नहीं सकते। ये कण बहुत छोटे होते हैं, इनके आकार का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है ओबियसली, अतः इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप द्वारा समझ लेते हैं। ये प्रदर्शित, इसमें क्या उद्देश्य है? क्रियाकलाप 1.2 ये प्रदर्शित करना है कि इसमें क्या प्रदर्शित करना है, मतलब दिखाना है क्या पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, यही हमें इसमें चेक करना है। बीकर लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल तथा जल लेना है। विधि है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml जल में घोल लीजिए। ठीक है, 100 ml जल लेना है, उसमें घोल लेना है। इस बिलियन में से लगभग 100 ml बिलियन निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दीजिए। अब इस घोल में 10 ml घोल लेकर 90 ml जल में मिला देते हैं। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहते हैं। क्या आप भी रंगीन है? परीक्षण कीजिए। अच्छा, हमें चेक करना है कि रंगीन रह गया कि नहीं। तो सबसे पहले प्रक्रिया में जल का रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके उपरांत लगभग 5 बार पानी मिलाने पर बैंगनी रंग के हल्के गुलाबी रंग में बदल जाता है। अच्छा, ये रंग परिवर्तित हो जाता है। तो निष्कर्ष निकलता है कि क्रियाकलाप में स्पष्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः ये स्थिति ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। इसका कहने मतलब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन अब उन कणों को अब विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं। एक उनकी सीमा होती है विभाजित करने की। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ते जाएंगे तो इसकी एक सीमा होती है कि वो बाद में नहीं टूटेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटोल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उनकी गंध हमें रहती है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। इन सूक्ष्म कणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं कर सकते।
तो फिर है 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण। क्या क्या गुण होते हैं, अभिलक्षण क्या क्या दिखाए। पदार्थ के कणों यानी कि परमाणुओं अथवा अणुओं के समान के प्रमुख, तो पदार्थ के कणों के प्रमुख अभिलक्षण ये बताए गए हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ओबियसली पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये तो विशेषता होगी, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी ये पदार्थ एक दूसरे के मिल पाते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यों के कणों में सतत गति होती रहती है। द्रव्य बोले तो जो पानी या लिक्विड चीज़ें होती हैं ना, इनमें सतत गति करते रहते हैं जो कण हैं, जिससे इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्य की गतिज प्रकृति के कारण ही इत्र की शीशी खोलने पर इसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार जल में पोटेशियम परमैंगनेट को क्रिस्टल डालने पर संपूर्ण जल गुलाबी हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनके कण गतिशील होते हैं। जैसे कि बताया गया है कि इत्र बोले तो परफ्यूम की जो परफ्यूम होती है जिसे हम खोलते हैं या छिड़कते हैं, तो उसकी जो सुगंध है उनके कण फैल जाते हैं, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, तो हमें महक आती है, ठीक है। तो ये सब है, यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सामने आया हो तो कमेंट कीजिएगा।